बच्चों बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने सल्तनत कालीन भारत के अंतर्गत किसको पढ़ा था? गुलाम वंश को पढ़ा था और खिलजी वंश को पढ़ा था। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को ले जाते हुए तुगलक शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, तुगलक शासनकाल है ना, ये वंशों के नाम होते हैं। जैसे अपन लोगों में वंश नहीं होते हैं, वैसे मुस्लिमों में वंश थे, वंश के नाम होते हैं। 1320 में खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासन बना। अब जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासन बना था तो इसको बहुत सारे प्रांतीय विद्रोह मतलब उसका जो शासनकाल था उसमें बहुत से विद्रोहों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने उनका सफलतापूर्वक दमन तो किया। और उनका एक पुत्र था जूना खां, जो कि हमारे इतिहास में मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है। उसको विजय अभियानों के दौरान भेजा। उड़ीसा, बंगाल और भी बहुत से प्रदेशों को उसने जीता। जब वो बंगाल विजय के पश्चात वापस आ रहा था, जब वो विजय करके आते हैं तो क्या होता है, उनको स्वागत किया जाता था। तो जब वो विजय करके पश्चात वापस आ रहा था तब एक दिल्ली लकड़ी का महल था। लकड़ी के महल से गिर जाने के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात उनके पुत्र 1325 में उनके पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बने। इतिहास में इन्हें मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जूना खां कौन था, जूना खां का दूसरा नाम कहा था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक एक योग्य शासक होते हुए भी एक इस प्रकार का शासक था जिसको कि उसकी नीतियों ने, उसकी सोच ने ही उसको समाप्त कर दिया। वो अंतर विरोधों का शासन था, मतलब वो जो कुछ करता था, जैसे अपन लोग नहीं कभी कुछ करते हैं फिर कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो इस प्रकार वो अंतर विरोधों का विस्मयकारी शासक था, है ना। इतिहास में उसको बिगड़े के नाम से भी जाना जाता है और रक्त का प्यासा उसको मारा जाता है। रक्त का प्यासा मतलब वो युद्ध में विश्वास रखने वाला शासक था। कौन? मोहम्मद तुगलक। इसके ऊपर जो बेटा एक प्रश्न बनता है वो देखो, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन तो बन ही गए, विस्मयकारी शासक और रक्त का प्यासा के नाम से एक जूना खां बन गया, ठीक है। इसकी जो 5 प्रमुख योजनाएं थी जिसकी कारण की इसका विनाश हो गया, जिसके कारण की ये असफल शासकों में गिना जाता था, जिसके कारण इसको मूर्ख शासन की उपाधि तक भी प्राप्त हो गई थी, वो है इसकी 5 प्रमुख योजनाएं। अब देखो 5 प्रमुख योजनाएं कौन सी थी? 2 आगु में कर वृद्धि। उसने क्या करा? कर वृद्धि कर दी। कर वृद्धि, 2 आप जानते हो, 2 नदियों के बीच के प्रदेश को कहते हैं। उसमें उसने कर को बढ़ा दिया। अब जब कर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जनता विरोध कर देगी, तो वही उसके साथ हुआ था। फिर उसने दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी बना लिया। अब देवगिरी को राजधानी, आप सोचो बेटा, राजधानी को चेंज करने में कितनी परेशानी आती है। उसने दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बना दिया, फिर वहां से उसका शासन नहीं चला तो पुनः दिल्ली को उसने अपना राजधानी बना लिया। तो इस तरीके से अंतर विरोध हो गया ना। जो डिसीजन अपन ने ले लिया उसी डिसीजन पे अपन कायम नहीं रहते, तो वो क्या कहलाता है? अंतर विरोध कहलाता है। इसके पश्चात इसने क्या सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। बेटा पहले के जो राजा होते थे सोने चांदी की स्वर्ण मुद्राएं चलाते थे, परंतु इसने क्या किया, इसके पास खजाना तो था नहीं, तो इसने तांबे के सिक्के चला दिए, तांबे और शीशे के सिक्के चला दिए। अब जो तांबे और शीशे के सिक्के चले तो क्या हो गया, जो आम आदमी थे, जो आम जनता थी, उन्होंने इजी गोइंग में तांबा और शीशा उनके पास मिल रहा था, तो उन्होंने क्या करा, नकली सिक्के बनाने, यानी टकसालें नकली बन गई। टकसाल किसको बोलते हैं? जहाँ सिक्के बनते हैं। टकसालें नकली बन गई, तो उन्होंने वो जो सिक्के थे ना, तांबे और चांदी के सिक्के, आम जनता ने भी उसको बनाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, नेचुरल सी बात है कि डुप्लीकेट मुद्रा मार्केट में आ गई है ना, मुद्रा की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, तो फिर से फेल हो गई इसकी योजना। इसके पश्चात बेटा खुरासान और कराची की ओर जो इसने अभियान करा था वो इसके लिए सबसे गलत सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि इसके पास सैन्य व्यवस्था नहीं थी, इसके उस टाइम पे अकाल पड़ा था, इसके पास धन नहीं था, उसके बाद भी इसने इन पर आक्रमण किया जो इसके विनाश का कारण बने। तो इसकी 5 प्रमुख योजनाओं में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इस पे आपका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके शासनकाल की एक बहुत अच्छी बात हुई थी, वो कौन सी थी? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि विदेशी यात्री भारत आते थे और भारत आने के पश्चात वो यहाँ का जो राजनीति व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उनका वो अध्ययन करते थे। अध्ययन करके वो क्या करते थे, वापस विदेश जाते थे, और वापस विदेश जाने के पश्चात पता है वो क्या करते थे, वो यहाँ के कल्चर को वहाँ ले जाते थे, वहाँ की संस्कृति यहाँ आती थी, इससे विदेशियों से संपर्क बढ़ता था। तो इब्न बतूता आया था और इसको दिल्ली का काजी बना। देखो फिर क्वेश्चन हो गया कि इब्न बतूता कौन था? मोरक्को यात्री था, है ना। और
ये किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में जूना खान नाम आता है तो हमें जूना खान लिखना पड़ेगा ना। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। वो विदेश यात्री कौन सा था जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो वो कौन था? इब्न बतूता। देखो बच्चों, हर लाइन में क्वेश्चन होता है, घुमा घुमा के याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे किसी भी चीज को, है ना। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। अब काजी क्या होता है? काजी होता है न्याय करने वाला, जिसको कि न्याय, जो न्याय कर देता है, जिसकी बात कहीं भी फाइनल होती है, वो काजी कहलाता है। ठीक है। 1342 में इसे यात्री बना के कहाँ भेजा गया? चीन भेजा। किसने भेजा? मोहम्मद तुगलक ने भेजा। और 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। तो देखो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन इसमें मेन हमको क्या याद करनी है? इसकी 5 योजनाएं याद करनी है, बाकी शॉर्ट। और आप लोग भी अपने नोट्स बनाइए बेटा। जैसे कल एक परसों मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, उसने मुझे कहा कि मैडम हम कैसे याद करें। तो बेटा ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है, हर लाइन में प्रश्न है, आप अपने प्रश्नों के अनुसार आप याद करो। और हम जो आपको स्टडी करा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं। जो मोहम्मद तुगलक के पश्चात फिरोज शाह तुगलक 1351 में कहाँ का शासक बना? दिल्ली सल्तनत का शासक बना। बेटा ये जो शासक था, ये मोहम्मद तुगलक से थोड़ा कट्टरवादी था, लेकिन इसने अपने वंश को बढ़ाने के लिए कुछ पॉजिटिव बातें भी करी थी, जैसे कि नहरों का निर्माण किया था ना। अब देखो, इसने पहला काम क्या किया था? सरकारी और सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया। पहले सरकारी और सेना की नौकरी कैसे होती थी? योग्यता का परीक्षण करके होता था। परंतु जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तब इसने क्या करा? इस पद को वंशानुगत बना दिया। तो प्रश्न बन गया ना यहाँ पर। इसके पश्चात इसने जो सिक्के चलाए थे, इसका एक पुत्र था फतेह खान, जिसको इसने अपने जीते जी उत्तराधिकारी बना दिया था। तो इसने जो सिक्के चलाए थे तो अपने सिक्कों पर अपने साथ अपने पुत्र का नाम भी अंकित किया था, है ना। इसने भवन निर्माण कला को महत्व दिया। बहुत से नगर इसने बताया, फिरोज शाह, है ना, फिरोजाबाद वगैरह, इसने बहुत से नगरों का निर्माण किया। हिसार, है ना, ये नगर इसने बसाए। और भवनों का निर्माण भी इसने महत्व दिया था। अच्छा, उस समय देखो, आपको पता है ना, अकाल पड़ते रहते थे। मैंने आपको तुगलक वंश में बताया था, मोहम्मद तुगलक के लिए बताया था। जब अकाल पड़ा था तो उसने कर वृद्धि कर दी थी, तो विरोध हुआ था। तब इसने क्या करा? जो पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों का निर्माण कर दिया, है ना। सतलज नदी पर भी इसने नहर बनाई और यमुना नदी पर भी इसने नहरों का निर्माण किया। तो भारत में नहर प्रणाली किसने शुरू करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करी थी। फिर इसने इतना कट्टरवादी था ये कि ब्राह्मणों पे उस समय कोई कर नहीं लगता था, परंतु इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। तो इससे ब्राह्मणों से जब वो अपना कर्मकांड वगैरह करते हैं ना, वो सब करने के लिए जजिया कर लेने लगे। जजिया कर के एवज में उनको क्या देते थे? उनकी संपत्ति की, उनके धर्म की रक्षा का वचन देते थे और रक्षा करते थे। जो कर देता था उसकी रक्षा की जाती थी। और इतना कट्टरवादी था कि केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिम में भी, सुन्नी था ये स्वयं। और जो शिया समर्थक होते थे उनको ये मृत्युदंड दे देता था, है ना। शिया और सुन्नी, मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम धर्म के 2 भाग हैं, शिया और सुन्नी। तो ये शिया समर्थकों को उस समय अमीर वर्ग था, उन पर जिसका प्रभाव बहुत, राजा पर अमीर वर्ग का प्रभाव होता था, उनके प्रभाव को कम करने के लिए भी इसने करों का निर्माण किया। 24 करों को हटा दिया गया। इसने 24 कर हटा दिए। केवल 4 प्रकार के कर रखे थे। कौन कौन सी? खराज, जकात, खम्स और जजिया। अब देखो ये क्या होता है? खराज क्या होता है? खराज एक प्रकार का उपज कर होता है ना, राजस्व जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है। जकात जो मुसलमान लोग होते हैं उनसे जो धार्मिक कर लिया जाता है वो जकात कहलाती है, जिसको कहते हैं दान। जकात देना जरूरी है, अपनी आय का कुछ हिस्सा दान देना अनिवार्य है। खम्स होता था, जैसे कहीं भी खजाना मिल जाता था या लूट का माल होता था, उसमें राज्य का कितना % है और अन्य का कितना % है, वो खम्स कहलाता था। और जजिया कर, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, एक धार्मिक कर होता था जो प्राय हिंदुओं पे या ब्राह्मणों पे लगता था, है ना। फिर इससे दासों की संख्या बढ़ाई। ये दास प्रथा को महत्व देता था और इसने दासों की संख्याओं को बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ा दिया। प्लस एक बहुत मोस्ट बात है इसकी, वो ये है कि खरबूजे और अंगूर की खेती को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक था। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके पश्चात नसरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक बना था, जिसके शासनकाल में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था और तुगलक वंश की समाप्ति हो गई थी। अब आगे लोधी वंश का शासनकाल प्रारंभ हो गया था।
बच्चों उसके पश्चात तैमूर लंग ने जो अपना आक्रमण कर दिया था ना, तुगलक वंश में जब लास्ट जो शासक था उस समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, और तैमूर लंग ने खिज़ खां जो उसका प्रतिनिधि था उसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया, है ना। और इस खिज़ खां ने ही सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश के विषय में आपकी सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु एक विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि खिज़ खां जब शासक बना 1414 से 1421 तक ये शासन काल में रहा, परंतु ना तो इसने कोई उपाधि ली और न ही इसने कोई सिक्के चलाए। जबकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि सिक्के चलाए गए, किसी ने सांकेतिक मुद्रा चलाई, किसी ने अपने पुत्र का नाम उस पर अंकित किया, परंतु खिज़ खां एक ऐसा शासक था जिसने ना तो कोई उपाधि ली और न ही अपने सिक्के चलाए। इसके पश्चात 1421 में मुबारक शाह वहाँ का शासक बना और इसने सर्व शाह की उपाधि धारण करी। सर्व शाह की उपाधि किसने धारण करी थी? मुबारक शाह ने। उसके पश्चात सैयद वंश का वंश पतन हो गया और लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, इसके पश्चात मुगल वंश शुरू हो जाता है। लोधी वंश का प्रादुर्भाव हुआ। अंतिम सैयद शासन जो आलम शाह था, अंतिम सैयद शासन कौन था? आलम शाह। आलम शाह ने अपनी इच्छा से दिल्ली सल्तनत का त्याग कर दिया और बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इसका पुत्र निज़ाम शाह जो सिकंदर शाह की भारतीय इतिहास में सिकंदर शाह के नाम से ही वो फेमस है, सिकंदर शाह लोधी। निज़ाम शाह के नाम से उसका नाम बहुत कम आता है ना। दूसरा पुत्र था ये किसका? बहलोल लोधी का। सिकंदर शाह की उपाधि करके ये शासक बना था। इसे क्यों जाना जाता है? इसे हमारे इतिहास में बहुत प्रमुख कारणों से जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण था एक तो इसकी न्याय व्यवस्था और इसका राजस्व सुधार। इन दोनों, देखो अलाउद्दीन खिलजी था उसको बाजार व्यवस्था के कारण जाना जाता है, मोहम्मद तुगलक को उसकी योजनाओं के कारण जाना जाता है, परंतु ये जो निज़ाम शाह का पुत्र सिकंदर शाह था इसको इसके न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार के कारण इसको जाना जाता है। इसने क्या करा? इसने भूमि का पैमाना शुरू करा, भूमि की नाप शुरू कर दी इसने ना। उसके लिए इसने एक गज चलाया जिसको कि सिकंदरी गज के नाम से जाना था और जो 32 इंच का होता था। गज अपन लोग बोलते हैं 1 गज 2 गज, ऐसे ही कितने इंच का होता था? 30 इंच का होता था। और आगरा नामक नगर जो है हम जानते हैं जहाँ शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया, उस आगरा नगर को बसाया किसने था? उसको सिकंदर शाह ने बताया था या फिर निज़ाम शाह। ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता था, निज़ाम शाह भी नाम आ सकता है। आगरा नगर को बसाया था। इसका जो मेन क्वेश्चन है वो ये बनता है गुलरू खां, है ना। गुलरू खां कौन था? तो इसने इसी के नाम से अपना जो उपनाम था, जैसे अपन लोग अपना नाम रखते हैं ना, आपका घर का नाम और होता है, स्कूल का नाम होता है, बोलता नाम और होता है, ऐसे इसको गुलरू कहा जाता था। इसी के नाम से कविताएं लिखता था, जीवनी जो लिखी वो भी, और कविताओं का शौकीन था, कविता लिखता था। 1570 में इसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट था। उसके पश्चात मुगल काल शुरू हो जाता है, मुगल वंश शुरू हो जाता है। इब्राहिम लोदी का मुगल काल का जो संस्थापक थे बाबर, उनके साथ युद्ध हुआ और वो पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध कहलाया, जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। वो 1526 में हुआ। और उसके पश्चात कौन सा वंश शुरू हो जाता है बच्चों? उसके पश्चात मुगल काल शुरू होता है, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब ये जो हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ है ना, इसका होमवर्क गृह कार्य आपका क्या है? सबसे पहले तो है मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं का नाम लिखो। उन 5 योजनाओं के नाम लिखना है, लेकिन डिटेल आपको माइंड में फिट रखनी, जो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। इसके पश्चात है फिरोज शाह तुगलक का इतिहास में स्थान लिखो। फिरोज शाह तुगलक की जो भी उपलब्धियां थी ना उसके बारे में लिखते हुए उसका पोजीशन लिखनी है आपको। फिर सिकंदरी गज पर टिप्पणी लिखो। अब सिकंदरी गज जब आप याद करोगे तो आपको सब कुछ, लोधी वंश वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा ना। अब है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर टिप्पणी प्रकाश डालो। फिर है लोधी वंश पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा कंप्लीटली तैयार करना है। और एक विशेष काम ये है कि स्वयं के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का निर्माण करते हुए नोट्स बनाएं। अपने जो नोट्स है ना वो आप बनाओ और वेरी शॉर्ट छोटे प्रश्न बनाओ, ताकि टॉपिक हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप बड़ा आंसर भी बना सकते हो, आप शॉर्ट भी बना सकते हो।
तो ये जरूर आप तैयार करना, तो आपका साथ के साथ तैयारी हो जाएगी जब भी बोर्ड एग्जाम होंगे। अब भी आपको समझ में आ गया। आपके जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम मुगल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे।